अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हफ्ता भर थाने से दूर रहने के बाद जब मैं दोबारा ड्यूटी पर हाजिर हुआ तो एक इंतहाई हसास, सनसनीखेज और फिक्र अंगेज केस मेरा मुंतज़िर था। मुझे अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में डिपार्टमेंट से छुट्टी लेना पड़ी थी। एक जिम्मेदार बाप होने के नाते मैंने चंद रोज़ में अपने फ़र्ज़ को निपटाया और पेशावराना मामूलात में वापस लौट आया। मेरी गैर हाजिरी के दौरान में हवलदार खुदाबख्श ने थाने का निज़ाम अपने हाथ में रखा था। खुदाबख्श एक फर्शनास और मुस्तैद पुलिस एहलकार था, इसलिए मुझे इत्मीनान था कि वो मेरी गैर मौजूदगी में थाने के मामूलात को बतरीके एहसन संभाल लेगा। खुदाबख्श ने मुझे मायूस नहीं किया था, लेकिन थाने की हवालात में एक उम्र रसीदा शख्स को देखकर मैं बुरी तरह चौंक उठा था। खुदाबख्श, मैंने अपने कमरे में पहुंचने के बाद हवलदार से सवाल किया, तुमने इस बुढ़े बाबे को किस जुर्म में हवालात में डाल रखा है? इस बेचारे की उम्र तो मस्जिद का कोना पकड़कर अल्लाह अल्लाह करने की है। इसकी कोना साल हड्डियों ने ऐसी कौन सी खता कर दी है भाई? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए गहरी संजीदगी से बोला, वाकई इस उम्र में तो इंसान याद इलाही में मशगूल हो जाता है, लेकिन ये कमबख्त शैतान की मुरीदी में आ गया है। मैंने इसे खामखा ही हवालात में बंद नहीं कर रखा। इसके जुर्म की संगीनी के बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हवलदार के अल्फाज ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। मैंने थोड़ा आगे को झुकने के बाद सपाट आवाज में इस्तफसार किया, आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया है खुदाबख्श? इस शैतान के चेले ने अपनी जवान बेटी को पामाल करने की कोशिश की है मलिक साहब। हवलदार ने कड़वाहट भरे लहजे में बताया। लड़की की चीख पुकार ने इसकी माँ और आस पड़ोस वालों को मुतवज्जा कर दिया था, इसलिए वो बेचारी बच गई। लोगों ने इस कमीने की खूब ठुकाई की और पकड़कर थाने ले आए। लगभग 8 अफराद इसके साथ आए थे। मैंने इनकी शिकायत पर इस हविस परस्त बुड्ढे को हवालात में डाल दिया और आपका इंतज़ार करने लगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला तो है नहीं मलिक साहब। इस संगीन केस में कोई अमली कदम तो आप ही ने उठाना है ना? मैं नहीं जानता क्यों, मगर खुदाबख्श की वजाहत मेरे दिमाग में जगह नहीं बना पाई थी। मैंने अपने कमरे की तरफ जाते हुए इस बुढ़े को हवालात के फर्श पर चुपचाप बैठे देखा था। मुझे वो कहीं से भी किसी की इज्जत का हत्यारा नजर नहीं आया था, और हवलदार का कहना यह था कि उसने अपनी बेटी पर मुजरिमाना हमला करने की कोशिश की थी। यही बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। बहरकैफ मैंने खुदाबख्श को अपने ख्यालात से आगाह करने के बजाय अहम सवालात का सिलसिला जारी रखा। ये कब का वाकया है खुदाबख्श? पिछली रात का जनाब, उसने जवाब दिया। वो लोग आज सुबह से थाने लेकर आए थे। मैंने डिपार्टमेंट से 17 नवंबर तक 24 नवंबर तक की एक हफ्ते की छुट्टी ली थी और आज बरोज़ इतवार मैं दोपहर में अपने थाने में मौजूद था। हवलदार की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक मज़कूरा वाकया 24 और 25 नवंबर की दरमियानी रात का था। इस बाबे का नाम क्या है? मैंने हवलदार से पूछा। क्या ये इसी इलाके का रहने वाला है? इन दिनों मेरी तैनाती जिला गुजरानवाला की तहसील हाफिजाबाद के एक गांव गोंदलावाला में थी। मौजा गोंदलावाला कमोबेश 1000 की आबादी का गुंजान आबाद देहात था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक वहां मकानों की तादाद 250 के करीब थी। मेरा थाना गोंदलावाला से महज 2 फरलांग यानी 440 गज के फासले पर वाक़ था। जी मलिक साहब, खुदाबख्श ने असबात में जवाब दिया। इसका नाम चिराग-तीन है और वो गोंदलावाला ही का बसनीक है। इसके अलावा क्या तफसीलात हैं? मैंने पूछा। चिराग-तीन इस इलाके का एक छोटा जमींदार है, खुदाबख्श ने बताया। गोंदलावाला में इसकी 18 एकड़ ज़राई अराजी है। इसने काश्तकारी के लिए 2 मुलाजमीन रखे हुए हैं। लगभग 1 साल पहले इसने बुशरा नाम की एक औरत से शादी की है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस लड़की पर चिराग-तीन ने मुजरिमाना हमला किया वो इन दोनों की औलाद नहीं है। शादी के 1 साल बाद कोई जवान लड़की भला कैसे पैदा हो सकती है? आपका अंदाज़ा दुरुस्त है मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए बोला। इस लड़की का नाम शबाना और उम्र सिर्फ 16 साल है। शबाना बुशरा के पहले शौहर अनवर जट की औलाद है। अनवर जट इन माँ बेटी को छोड़कर कहीं चला गया था। मेरा मतलब है कि अनवर जट ने बुशरा को तलाक दे दी थी। चिराग-तीन की पहली बीवी रजिया 5 साल पहले इंतकाल कर गई थी। रजिया से चिराग-तीन की कोई औलाद नहीं है।
अब मामला वाज़ेह हुआ है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। इस बुढ़े बाबे चिराग-दीन पर जिस लड़की को पामाल करने की कोशिश का इल्ज़ाम है, वो इसकी सगी बेटी नहीं है। जी यही बात है, हवलदार ने कहा। तुम्हारी इस लड़की की माँ से कोई बात हुई? मैंने पूछा। सुबह जो 8 अफराद चिराग-दीन को लेकर थाने में आए थे, इनमें शबाना की माँ बुशरा भी शामिल थी, हवलदार ने बताया। वो बेहद गुस्से में थी। इसने मुझसे दरख्वास्त की कि इस खबीस बुड्ढे को सख्त तरीन सज़ा दिलाई जाए, बल्कि इसने तो यहाँ तक कह दिया कि सारी दुनिया के मर्द एक जैसे होते हैं, शैतानी सोच के मालिक और हविस परस्त। बस इन्हें मौका मिल जाए, फिर इनकी शराफत का भांडा फूट जाता है, वगैरह वगैरह। खुदा बख्श, मुझे इस केस में कोई गड़बड़ महसूस हो रही है, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए मोतदिल अंदाज में कहा। मुझे नहीं लगता कि चिराग-दीन ने ऐसी कोई गैर इखलाकी बल्कि शर्मनाक कोशिश की होगी। ये कोई दूसरा ही मामला है। वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मलिक साहब, कैसी गड़बड़? ये तो तफ्तीश के बाद ही मालूम हो सकेगा, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। मैं बुशरा के जज्बाती बयान को कोई अहमियत नहीं दे सकता। वो बयान जो उसने दुनिया के सारे मर्दों के बारे में तुम्हारे सामने दिया, अगर ये इसके किसी साबिक अज़दवाजी तजुर्बे का नतीजा था, तो फिर अनवर जट से तलाक के बाद इसे किसी दूसरे मर्द से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो किसी मर्द से शादी न करती, तो फिर किससे करती? हवलदार मेरी बात की तह में उतरे बगैर बोला। औरत हमेशा मर्द ही से तो शादी करती है मलिक साहब। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और पूछा। तुम इस केस के बारे में और क्या जानते हो? मुझे जितना पता था वो सब मैंने आपको बता दिया मलिक साहब, वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोला। बाकी की तहकीक आप खुद कर लें। ज़रूर, क्यों नहीं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। चिराग-दीन के मामले को कल देखेंगे। अभी तो तुम मुझे ये बताओ कि मेरे क्वार्टर की क्या हालत है। आपने बताया था कि इतवार 25 नवंबर को आपकी वापसी होगी, इसलिए मैंने आपके क्वार्टर की एक दिन पहले ही सफाई और सुथराई करवा दी थी। खुदाबख्श ने फखरिया अंदाज में जवाब दिया। आप चाहें तो क्वार्टर में जाकर आराम कर सकते हैं, मैं आपके लिए रोटी पानी का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ ये ठीक है, मैंने इस्बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं भूख और थकावट बैक वक्त महसूस कर रहा हूँ। हवलदार उठकर खड़ा हो गया। मैंने भी अपना सफरी बैग उठाया और क्वार्टर की जानिब बढ़ गया, जो थाने के अकबी हिस्से में 4 दीवारी के अंदर बना हुआ था। रात के 8 बज रहे थे। मौसम सरमा में 8 बजे का मतलब गांव देहात की आधी रात है। मैंने मगरिब के फौरन बाद खाना खा लिया था और इशा की नमाज की अदायगी के बाद अब मैं सोने की तैयारी कर रहा था। ये आज से लगभग 60 साल पहले का वाक़या है। इन दिनों आजकल की तरह गैस की सहूलियात मैसर नहीं थीं। सुई गैस तो तब तक दरियाफ्त भी नहीं हुई थी और बिजली की फराहमी शहरी इलाकों तक महदूद थी। गांव देहात के लोग और कस्बाजात में रहने वाले लोग तारीकी का मुकाबला करने के लिए लालटेन, दिया सलाई, मोमबत्ती, टार्च का इस्तेमाल किया करते थे और सर्दी को भगाने की खातिर लकड़ियों या कोयलों वाली अंगीठी मौसर समझी जाती थी। आप इस अंगीठी को बिजली या गैस का रूम कूलर समझ लें। खैर, कांस्टेबल शफी मोहम्मद मेरे क्वार्टर में कोयलों वाली अंगीठी दहकाकर वापस जाने लगा तो यकायक मुझे चिराग-दीन का ख्याल आ गया। हवालाती का क्या हाल है शफी मोहम्मद, मैंने उससे पूछा। उसने बताया कि वो बाबा आराम से सो रहा है मलिक साहब। तुम्हारा मतलब है कि हवालात के ठंडे ठार फर्श पर? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। खुदा बख्श ने इसे बिछाने के लिए एक चटाई और ओढ़ने के लिए एक रज़ाई दी है। फिर तो ठीक है, मैंने मुतमईन अंदाज में कहा और सवाल किया। शफी मोहम्मद, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी कोई रिश्तेदार इधर गोंदलावाला में रहता है। शफी मोहम्मद का ताल्लुक मौजा रसूलपुर तारड़ से था। यह कस्बा हाफिजाबाद से सरगोदा जाते हुए जलालपुर जट्टा से पहले रास्ते में पड़ता था। जी मलिक साहब, कांस्टेबल ने अस्बात में जवाब दिया। मेरी मासी सकीना का घर है वहाँ। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा और पूछा, अपनी मासी सकीना से मिले तुम्हें कितना अरसा हुआ है? कोई 1 महीना मलिक साहब, उसने बताया। इस हवालाती चिराग-दीन के बारे में क्या जानते हो? कुछ ज़्यादा नहीं जनाब, वो मोतदिल अंदाज में बोला। बस इतना कि ये गोंदलावाला का रहने वाला एक जमींदार है। तुम्हें ये तो पता है ना कि चिराग-दीन को किस जुर्म के इल्ज़ाम में हवालात में डाला गया है? मैंने कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। जी, आज सुबह जो लोग इसे पकड़कर थाने लाए हैं, इनका कहना है कि इसने अपनी जवान सौतेली बेटी शबाना की इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की थी।
मगर लड़की के शोर मचाने और लोगों के आ जाने की वजह से कामयाब नहीं हो सका। शफी मोहम्मद ने बेजारी भरे लहजे में कहा, इस वाक़ये के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता मलिक साहब, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला। मैंने मायना खेज लहजे में इस्तफसार किया। यकीन से बहुत कुछ कहने के लिए तुम्हें एक दिन की छुट्टी चाहिए या इससे ज़्यादा दिनों की? मैं कुछ समझा नहीं जनाब, उसने हैरानी से पलकें झपकाते हुए कहा। तुमने पिछले 1 माह से अपनी मासी सकीना से मुलाकात नहीं की। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम कल सुबह इससे मिलने चले जाओ। ये मेल मिलाप एक बहाना होगा। इसकी आड़ में तुमने पता लगाने की कोशिश करनी है कि चिरागदीन वाले वाक़ये की हकीकत क्या है। समझ गया जनाब, इसने रसानियत भरे अंदाज में कहा। थाने में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है या मैं चुपचाप निकल जाऊँ? खामोशी से रवाना होना दूसरों को शुबहात में मुब्तला कर सकता है। मैंने कहा, तुम हवलदार खुदाबख्श से कहना कि तुम्हारी सकीना मासी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम इसे देखने जा रहे हो, और ये कि तुमने मुझसे उसकी इजाज़त ले ली है, बाकी मैं संभाल लूँगा। शफी मोहम्मद ने अस्बात में गर्दन हिलाई और मुझे शब्बा खैर कहने के बाद मेरे क्वार्टर से निकल गया। मैं खुद को नींद के हवाले करने से पहले चिरागदीन के बारे में सोचने लगा। इंसान और शैतान का ताल्लुक अज़ल से है और अब तक रहेगा। बाज़ बुज़ुर्ग ये भी फरमाते हैं कि इंसान की पैदाइश के वक्त उसका मखसूस शैतान भी जन्म लेता है, जो पहली सांस से आखिरी सांस तक इस इंसान को वरगलाने और बहकाने की कोशिश में मसरूफ़ रहता है। एक बात की वज़ाहत करता चलूँ कि यह नज़रिया इंसान ही के तजुर्बे और मुशाहिदे का निचोड़ है। इसकी दीनी हैसियत या अहमियत है या नहीं, इस बारे में मैं दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकता। बहरहाल, अगर हम इस थ्योरी को सच मानकर चलें तो फिर यह कहा जा सकता है कि किसी इंसान के गुनाह करने की कोई ख़ास उम्र नहीं होती। ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में उसका शैतान उससे कुछ भी करवा सकता है और उसे राह से हटाकर कसर मुज़ल्लत में फेंक सकता है। इस तनाजुर में ये सोचा जा सकता है कि बाबा चिरागदीन के शैतान ने इसे खुद से 44 साल छोटी एक बच्ची को बर्बाद करने पर उकसाया होगा। आइंदा रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो मुझे बताया गया कि 2 अफराद मेरे इंतज़ार में बैठे हुए हैं। मेरे पूछने पर पता चला कि इनमें से एक चिरागदीन की बीवी बुशरा और दूसरा इनका घरेलू मुलाजिम नज़ीर अहमद उर्फ जीरा था। मैंने इन दोनों को अपने कमरे में बुला लिया। सुबह नाश्ता करते हुए मैंने यही फैसला किया था कि आज सबसे पहले चिरागदीन का तफसीली इंटरव्यू करूंगा। इसके बाद बुशरा, शबाना और दीगर लोगों से पूछताछ करूंगा। मगर बुशरा अपना जीरे नामी मुलाजिम के साथ खुद चलकर थाने आ गई थी, इसलिए मैंने इस केस की तफ्तीश की शुरुआत ही इससे करना मुनासिब जाना था। बुशरा देखने में 30 साल से ज़्यादा की नहीं लगती थी, लेकिन बाद ऐसा मुझे मालूम हुआ कि वो उम्र की चोर है। इस वक्त वो पूरे 38 साल की थी। वो भरे भरे बदन की मालिक एक गोरी चिट्टी खुश शक्ल और पुरकशिश औरत थी। उसका सरापा ऐसा था कि किसी भी मर्द के दिल को तहोबाला कर सकता था। बुशरा के साथ आने वाला मुलाजिम जीरा सूरत से ही खासा तेज और चालाक नजर आता था। मैंने बुशरा को बैठने के लिए कहा तो वह मेरी मेज़ के सामने रखी एक कुर्सी पर बैठ गई। अलबत्ता सांवली शक्ल और रंगत का मालिक दराज कामत जीरा इसके अकब में बाअदब, बामुलाहिज़ा और होशियार खड़ा रहा था। सच्ची बात यह है कि मैंने जीरा को बैठने के लिए कहा भी नहीं था। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने अपना तारुफ कराते हुए बुशरा से कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं इस थाने का इंचार्ज हूँ। आपके हवलदार ने मुझे बताया था। वो अजीब से लहजे में बोली, आप अपनी बेटी की शादी पर गए हुए थे? हाँ, मैं कल दोपहर में लौटा हूँ, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। हवलदार ने मुझे तुम्हारे मामले के बारे में बताया है। मैं तो अभी तुमसे मिलने गोंदला वाला आ रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई। मुझे तो आना ही था। अभी तक आपने इस मनूस बुढ़े बाबे का कुछ नहीं किया? वो शिकायत भरे लहजे में बोली, आप तो अपनी बेटी का घर बसाकर आ गए हैं। यहाँ मेरी बेटी पर जो उफ्तार टूटी है इसका आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं है। आपको तो चाहिए था कि वो बात अधूरी छोड़कर रोने लगी। इसकी गुलूगीर आवाज़ से यही महसूस होता था कि इससे ज़्यादा दुखी और गमज़दा इंसान इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। यहाँ जो कुछ सुनने में आया है मैं इससे हरगिज़ गाफिल नहीं हूँ बुशरा बीबी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम बोलते बोलते अचानक रुक क्यों गई? खुलकर बताओ, चिरागदीन के सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए था? अगर आपकी जगह मैं यहाँ की थानेदार नहीं होती
तो पहली फुर्सत में इस हविस के पुजारी बुड्ढे को फांसी दे देती। वो कड़वाहट भरे लहजे में बोली, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ की थानेदार तुम नहीं, मैं हूँ। मैंने इसके जज्बाती मकालमात से मुतासिर हुए बगैर कहा, बुशरा बीबी, ये थाना है, कोई फांसी घाट नहीं जहाँ लोगों को फांसी दी जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए। ना ही ये अदालत का कमरा है कि मुजरिमों को मौत की सज़ा सुनाई जाए। थाने का काम बस इतना सा है कि लोगों की शिकायत सुनी जाए और इन शिकायत को पैदा करने के जिम्मेदार अफराद को गिरफ्तार किया जाए और अपनी तफ्तीशी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इन्हें हवाला अदालत किया जाए। शायद मेरी बात उसकी समझ में आ गई। कद्र मुनासिब अंदाज में बोली, तो आप अपना काम कब शुरू कर रहे हैं? मेरी बेटी को जिस ज़हनी अजियत से गुजरना पड़ा, इसकी तफसील आप तक पहुंच चुकी है और इस अफसोसनाक वाक़ये का जिम्मेदार भी आपके थाने की हवालात में बंद है। बुशरा बीबी आम देहाती औरतों से काफ़ी मुख्तलिफ थी। मैंने इसमें देहातियों वाली झिझक, हिचकिचाहट और एतमाद का फुकदान नहीं देखा था। बहरहाल इसके इस्तफसार के जवाब में मैंने कहा, तुमने कल सुबह अपने गांव के चंद अफराद के हमरा चिरागुद्दीन को यहाँ पहुँचाकर हवालाए पुलिस किया है। समझ लो कि उसी वक्त तुम्हारी जानिब से थाने में चिरागुद्दीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। मुझे तुम सिर्फ एक दिन की मोहलत दो। इस दौरान में मैं तुम्हारे मामले को ही निपटाने में लगा हुआ हूँ। इस बात का इत्मीनान रखो कि तुम्हारी बेटी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। इसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर मुतज़ब्ज़ब अंदाज में पूछा, आपको एक दिन की मोहलत किस लिए चाहिए थानेदार जी? इस केस में 3 अफराद बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। मैंने सपाट आवाज़ में कहा, शबाना, तुम और चिरागुद्दीन। जब तक मैं आप तीनों के हल्फिया बयानात कलमबंद न कर लूँ, अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकता। मैंने इस ज़रूरी कार्रवाई के लिए एक दिन की मोहलत का जिक्र किया है। तुम्हारा बयान कलम करने के बाद मैं चिरागुद्दीन से पूछ परतीत करूँगा और आज ही किसी वक्त तुम्हारी बेटी का बयान लेने के लिए भी गोंदलावाला का चक्कर लगाऊंगा। उम्मीद है कि मेरी बात अब तुम्हारी समझ में आ गई होगी। मेरे सवाल के जवाब में कुछ कहने के बजाय उल्टा उसने मुझसे पूछ लिया, शबाना का बयान क्यों थानेदार साहब? वो इसलिए कि शबाना इस केस का मरकज़ है, मैंने वजाहत करते हुए कहा। चिरागुद्दीन पर इल्ज़ाम है कि उसने तुम्हारी बेटी शबाना की इज्जत को आलूदा करने की कोशिश की है। ये इल्ज़ाम तुम्हारी तरफ से आयद किया गया है। शबाना का दर्जा तुम्हारे दावे के मुताबिक एक मजलूम लड़की जैसा है, लिहाजा इस मामले की तह तक रसाई हासिल करने के लिए मुझे शबाना से बहुत कुछ पूछना होगा। इसके चेहरे पर उलझन नमूदार हुई। चंद लम्हात के लिए वो मुझे तसब्बुब में नजर आई, फिर संभल कर बोली, ठीक है थानेदार साहब, आप अपने काम को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो फिर तुम शुरू हो जाओ। मैंने अपनी मेज़ की दराज में से कागज़ और कलम बरामद करते हुए कहा, सबसे पहले मैं तुम्हारा बयान ले लेता हूँ। बुशरा ने अपने मुलाजिम की जानिब इशारा करते हुए मुझसे पूछा, थानेदार साहब, क्या आपने जीरे का बयान भी लेना है? अभी फौरी तौर पर इसके बयान की ज़रूरत नहीं, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। अगर आगे चलकर ये इस केस से जुड़ा हुआ नज़र आया तो मैं इसे लाजमी शामिल तफ्तीश करूँगा। जीरे? वो अपने मुलाजिम से तहमाना अंदाज में बोली, तुम जाकर बाहर बैठो, मैं थानेदार साहब को अपना बयान लिखवा कर आती हूँ। जीरा बुशरा के साथ ही मेरे कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन जिस दौरान में मैं बुशरा से बात कर रहा था वो अल्लाह का बंदा मुंह में खुनखुनियाँ डाले चुपचाप हाथ बांधे बुशरा के अकब में खड़ा रहा था। जीरा के जाने के बाद बुशरा ने अपनी कहानी शुरू कर दी। इसके बयान की बेशतर बातें मैं पहले से जानता था, लिहाजा मैं इस दास्तान का अहम और ज़रूरी हिस्सा खुलासे की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और आइए सुनते हैं इसे बुशरा ही की ज़बानी। कमोबेश 1.5 साल पहले एक तकरीब में मेरी चिरागुद्दीन से मुलाकात हुई थी। फिर मुख्तलिफ हीलों और बहानों से ये मुझसे मिलने लगा। फिर इसने मुझसे ये कहा, कहते हुए शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी कि शबाना को वो अपनी बेटी समझकर रखेगा। इसके पास ज़मीन और जायदाद है, लेकिन इस दुनिया में इसका कोई वाली वारिस नहीं। अगर मैं इससे शादी के लिए तैयार हो जाऊं तो वो अपना सब कुछ मेरे नाम कर देगा। सच पूछें तो मैं इस वक्त ज़हनी तौर पर बहुत उलझ कर रह गई थी। 4 साल पहले मेरे पहले शौहर अनवर जट ने मुझे तलाक दे दी थी। अनवर बड़ा ही जालिम और कमीना शख्स था। मैंने शुक्र किया कि इस खबीथ से मेरी जान छूटी। इसके साथ ही मैंने खुद से अहद किया था कि ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगी। मुझे मर्द से नफरत सी हो गई थी, लेकिन शबाना जैसे जैसे बड़ी होने लगी मुझे एहसास हुआ कि बच्चों की परवरिश
खुसूसन बेटी की निगहदाश्त अकेली माँ के बस का काम नहीं है, और इस मकसद के लिए घर में किसी मर्द का होना ज़रूरी है, चाहे वो खांसी का मारा हुआ कोई बुढ़ा ठुड्डा ही क्यों ना हो। इन हालात में चिरागदीन की पेशकश मुझे भली लगी। वो 60 साल से ऊपर का हो चुका था। मैंने ये सोचकर उससे शादी कर ली कि शबाना इसकी पोती और नवासी, अगर इसकी कोई होती तो, के उम्र की है, लिहाजा इस मर्द की जानिब से इसकी इज्जत को कोई खतरा नहीं होगा। दूसरा, मुझे इस बात का इत्मीनान था कि चिरागदीन के आगे पीछे कोई नहीं है और वो आसूदा और उम्र रसीदा भी है, चुनांचे उसके साथ हम दोनों माँ बेटी का मुस्तकबिल महफूज है। लेकिन मेरा ये इत्मीनान रफ्ता रफ्ता गारत होने लगा। शादी के बाद 1 साल गुजर गया, मगर इस बदबख्त बुढ़े ने अपनी ज़रई अराज़ी और मकान मेरे नाम नहीं लगाया। मैंने ये सोचकर सब्र कर लिया कि इसकी टांगें कब्र में लटकी हुई हैं, इसके गुजर जाने के बाद सब कुछ वैसे भी मेरा ही होगा। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि ये मेरी खुशफहमी बल्कि गलत फहमी थी। वो कमीना कुछ और ही सोचे बैठा था। पिछले 1 माह से तो उसने अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया था। मुझे क्या पता था कि वो शबाना को अपने किसी गंदे मंसूबे का निशाना बनाने वाला है। यहाँ तक बताने के बाद उसने लम्हाती तवक्कुफ करके अपनी भीगी हुई आंखों को खुश किया और फिर भर्राई हुई आवाज़ में इजाफा करते हुए बोली, थानेदार साहब, मैंने सारी हकीकत खोलकर आपके सामने रख दी है। अब आप मेरी मासूम बच्ची को अपनी बेटी ही समझें और इस नामुराद बुढ़े को ऐसी सख्त सज़ा दिलाएं कि इसकी गलीज़ रूह तक कांप उठे। मैंने बुशरा के इस बयान पर कोई तबसरा करना ज़रूरी न जाना और इस तसल्ली के साथ उसे थाने से रुखसत कर दिया। बुशरा बीवी, तुम्हें किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपनी पूरी पेशेवराना ज़िंदगी में हमेशा हक़ और सच का साथ दिया है। तुम इत्मीनान से अपने घर जाओ और इस यकीन के साथ कि मैं शबाना को इंसाफ दिलाऊंगा। इसके बाद उसने मुझसे कोई सवाल या जिरा बहस नहीं की और मेरे कमरे से निकल गई। इसके जाने के बाद मैंने इस वाक़ये की मुलज़िम चिरागदीन को अपने पास बुला लिया। चिरागदीन की उम्र 65 के करीब करीब थी। वो एक कमगो शख्स था और वो जिस किस्म के हालात का शिकार था, इसके पेश नज़र तो बकौले किसे इसकी बोलती ही बंद होकर रह गई थी। बहरकैफ मेरे नर्म रवैये से मुतमईन होने के बाद उसने ज़बान खोल दी। उसका बयान बुशरा की सुनाई हुई कहानी से लग्गा नहीं खाता था। चिरागदीन ने शबाना पर मुजरिमाना हमला किया था या नहीं, ये मामला तो रहा एक तरफ, इसके अलावा भी चिरागदीन की बिपता में बहुत कुछ काबिल गौर और चौंका देने वाला था। थानेदार जी, इसने ज़ख्मी लहजे में मुझे मुखातिब करते हुए बताया, ये सच है कि मैंने बुशरा को पहली मरतबा एक तकरीब में देखा था। हमारे गांव के चौधरी साहब ने मुझे बुशरा से मिलवाया था। मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूँगा, पहली ही नज़र में बुशरा मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं इसके बारे में इधर उधर से मालूमात इकट्ठा करने लगा। मुझे पता चला कि वो गोंदलावाला की रहने वाली नहीं है, इसकी एक जवान बेटी है और वो तलाक याफ्ता है। हम बहुत जल्द एक दूसरे के करीब आ गए। शुरू शुरू में वो मुझे सिर्फ अच्छी लगी थी। रफ्ता रफ्ता एहसास हुआ कि कुदरत ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। 5 साल पहले मेरी घरवाली रज़िया इंतकाल कर गई थी। बदकिस्मती से हमारी कोई औलाद भी नहीं थी। अब मैं बीमार रहने लगा था। मुझे हर लम्हा ये फ़िक्र लगी रहती थी कि अगर मैं किसी दिन अल्लाह को प्यारा हो गया तो मेरी दीगर ज़मीन और मकानात और अराज़ी का क्या होगा। मेरे बाद मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं था। इन हालात में मुझे यही दुरुस्त लगा कि बुशरा से शादी कर लूँ। इसी रिश्ते से मेरी तन्हाई दूर भी हो जाएगी और इन माँ बेटी को भी एक मुस्तकिल सहारा मिल जाएगा। इसने लम्हाती तवक्कुफ करके अपनी खांसी से मुकाबला किया, फिर 4-5 गहरे गहरे सांस लेने के बाद दोबारा गोया हुआ। मेरी नीयत साफ और मकसद नेक था थानेदार साहब, लेकिन शादी के चंद माह बाद ही मुझे एहसास हो गया कि बुशरा से शादी करके मैंने एक संगीन गलती कर दी है। वो एक मफाद परस्त और लालची औरत साबित हो रही थी और सुबह शाम सिर्फ एक ही रट लगाए हुए थी कि मैं जल्द से जल्द अपनी ज़रई अराज़ी और मकान इसके नाम लगा दूं। मैंने कई बार समझाया कि मेरा सब कुछ इन्हीं माँ बेटी का है। मैं आज हूँ कल नहीं हूँ और ये सब अव्वल व आखिर इन्हीं का है। मगर वो किसी भी तरह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुई, बल्कि एक रात इसने मुझसे यहाँ तक कह दिया कि मैंने इससे वादा किया था कि शादी के फ़ौरन बाद मैं अपना सब कुछ उसके नाम कर दूंगा। चिरागदीन, 1 मिनट, मैंने किताकलामी करते हुए कहा, क्या तुमने वाकई बुशरा से ऐसा कोई वादा नहीं किया था? बिल्कुल नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला।
अलबत्ता मैंने उसे ये यकीन ज़रूर दिलाया था कि मैं इन माँ बेटी का पूरी तरह ख्याल रखूंगा, इन्हें किसी भी किस्म की कमी या महरूमी का एहसास नहीं होने दूंगा, और मैंने ये सब किया भी। फिर सबसे बड़ी बात यह कि मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ इन्हीं का हो जाना था। मगर बुशरा ने तो मुझे ये बताया कि तुमने शादी के फौरन बाद उससे वादा किया था कि अपनी ज़मीन और मकान उसके नाम लगा दोगे। मैंने सवालिया नज़र से चिराग-तीन की तरफ देखा। उसने आपसे गलत बयानी की है थानेदार साहब, वो तलखी भरे लहजे में बोला। शायद मैं बुशरा का ये मामला और ये मुतालबा पूरा भी कर देता, लेकिन इस दौरान में उसने मुझसे जिस किस्म की हरकतें की हैं, इनकी वजह से मैं इसकी तरफ से बहुत ज़्यादा मोहतात बल्कि मायूस हो गया था। चिराग-तीन ने लफ्ज़ हरकतें पर अच्छा खासा जोर दिया था, लिहाजा मैं पूछे बिना न रह सका। मसलन किस किस्म की हरकतें? जवाब देने से पहले वो चंद लम्हात तक खाली खाली नज़र से मुझे तकता रहा। फिर एक बोझल सांस खारिज करने के बाद उसने जख्मी लहजे में मुझे बताया, थानेदार साहब, मैं इस नाजुक मामले पर पहली बार वो भी आपके सामने ज़बान खोल रहा हूँ। अगर बुशरा मुझ पर इतना संगीन इल्ज़ाम ना लगाती तो मैं चुपचाप इसका दिया हुआ जहर पीता रहता, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। जितनी जिल्लत और बेइज्जती से मुझे घर से खींचकर थाने पहुंचाया गया है, इसके बाद मेरे पल्ले तो कुछ नहीं रहा जनाबे आली। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। चिराग-तीन वो यकायक थमकर फरियादी नज़र से मुझे देखने लगा, तो मैंने हिम्मत बंधाने वाले अंदाज में कहा, अगर तुमने शबाना की इज्जत को बेला करने की हैवानी जिसारत नहीं की तो बेगुनाह साबित हो जाने के बाद तुम पहले वाले इज्जतदार चिराग-तीन बन जाओगे। इंसान की ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त तो आता रहता है। अच्छे वक्त में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन बहादुर इंसान वो है जो नामसाइद हालात का डटकर मुकाबला करे, और ऐसी चटानी बल्कि आहनी जुर्रत सिर्फ सच्चे और बाकिरदार लोगों में होती है। अगर तुम्हारे हाथ और तुम्हारा दामन साफ है तो बड़े से बड़ा तूफान भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी ज़िंदगी भर के तजुर्बे का निचोड़ यही है कि जल्द या बदेर फतह हक की होती है, लेकिन इस जीत तक रसाई हासिल करने के लिए इंसान को कड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ता है। वो तो मैं गुजर रहा हूँ जी, वो फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला। बस मुझे एक बात का इत्मीनान है कि मैं अपने रब के सामने शर्मिंदा नहीं हूँ। मेरा परवरदिगार दिलों के भेद जानता है, उसे पता है कि मैंने शबाना को हमेशा सगी बेटी समझा है। कोई इंसान अपनी बेटी की इज्जत का दुश्मन भला कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने दो टोक अंदाज में उसे याद दहानी कराने वाले लहजे में कहा। तुम मुझे बुशरा की हरकतों के बारे में बताने वाले थे। चिराग-तीन ने अल्लाह ताला के हवाले से अपने जिन जज्बात और एहसासात का इजहार किया था वो खासा मुतासिर कुन था। मेरे दिल से आवाज़ आई कि उसने ऐसे किसी गुनाह का इर्तकाब नहीं किया जिसके लिए उसे मूरिद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था। मैंने काश्तकारी के लिए 2 मुलाजिम रखे हुए थे, वो ठहरे हुए लहजे में बताने लगा। एक का नाम शौकत और शौका और दूसरे का नाम रफ़ीक और फ़ीका है। वो दोनों मेरे भरोसे और एतमाद के बंदे थे, लेकिन शादी के 1 माह बाद बुशरा ने फ़ीके पर ज़ेवरात की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। कुछ ज़ेवर तो बुशरा के पास पहले से था और कुछ मैंने शादी के मौके पर बनवा कर उसे दिया था। वो सारे ज़ेवरात अचानक गायब हो गए थे। बुशरा को यकीन था कि फ़ीके के सिवा किसी ने चोरी नहीं की, जबकि मेरा दावा यह था कि फ़ीका ऐसा काम हरगिज़ नहीं कर सकता। बहरहाल ये तनाज़ा इस कदर बढ़ा कि बुशरा के मुतालबे पर मुझे फ़ीके को फ़ारिग करना पड़ा। मुझे ये सब अच्छा तो नहीं लगा था, मगर मैं बुशरा के सामने मजबूर हो गया था, और ये मेरी दूसरी गलती थी। पहली गलती मैंने बुशरा से शादी करके की थी। वो अपनी सांस हमवार करने की गर्ज से रुका, फिर खांसी के एक दौरे को झेला और अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला। चंद दिन के बाद बुशरा ने मुझ पर दबाव डाला कि मैं इसके एक जानने वाले बंदे को फ़ीके की जगह अपने पास मुलाजिम रख लूँ। सच्ची बात तो यह है कि मुझे अपना काम चलाने के लिए सिर्फ एक ही शख्स की ज़रूरत थी। मैं फ़ीके और शौके को एक साथ इसलिए भी बर्दाश्त कर रहा था कि वो दोनों एक तवील अरसे से मेरी खिदमत कर रहे थे। फ़ीके के जाने के बाद मुझे काश्तकारी के मामलात में किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन बुशरा ने जैसे कसम खा ली थी कि वो मुझसे अपनी बात मनवा कर ही रहेगी। मैं इसकी ज़िद बल्कि हठधर्मी के सामने एक मरतबा फिर मजबूर हो गया, और मैंने इसके वाकिफ़ कार नज़ीर उर्फ जीरा को अपने पास मुलाजिम रख लिया। हाँ, मैंने जीरे को देखा है, मैंने कहा। थोड़ी देर पहले वो बुशरा के साथ मुझसे मिलने आया था। वो काफ़ी अजीब सा बंदा है। जब तक वो मेरे कमरे में मौजूद रहा, इसकी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकला।
आप इस मीसने के बारे में कुछ भी नहीं जानते थानेदार साहब, वो तंजिया लहजे में बोला। वो इंतहाई कमीना और बज़ार शख्स है। मैंने इसे मुलाजिम के तौर पर रख लिया था, मगर लेकिन इसने बहुत कम अरसे में मुझे एक नए अजाब में डाल दिया था। वो बुशरा के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था। शौके ने कई बार मुझे बताया कि चीरा नीयत और नज़र का ठीक नहीं है, मगर मैंने इसकी बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन मेरे दिमाग में इस हवाले से एक बेचैनी सी भर गई थी। न चाहते हुए भी मैंने चीरे पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी, और मेरी इन गुनाहगार आंखों ने बुशरा और चीरे को हद से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होते देख लिया। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैंने एक रात बुशरा से खासे सख्त लहजे में बात की। हद हो गई बुशरा, ये सब ठीक नहीं है। एक मुलाजिम को इस हद तक अपने सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि देखने वाले को मायूब लगे और अपनी इज्जत भी खाक में मिल जाए। अगर तुमने खुद को दुरुस्त नहीं किया तो मैं जीरे को नौकरी से निकाल दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है चिरागदीन? वो एकदम हत्थे से उखड़ गई। मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरे किरदार पर उंगली उठा रहे हो। काश काश मैंने तुमसे शादी न की होती। इसकी मक्कारी को देखकर मेरा गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा था थानेदार साहब। मैंने भी इसकी और जीरे की एक एक नाजेबा हरकत ठोस सबूत के साथ उसके सामने रख दी। वो किसी जख्मी नागन की तरह फुनकारी, और उसने एक ऐसी बात की जिसने खुद मुझे अपनी नज़रों में जलील कर दिया। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उसने मुझसे क्या कहा होगा। वो एक मर्तबा फिर रुककर अपनी बेतरतीब सांसों को हमवार करने लगा। इस दौरान में खांसने का अमल भी वक्फे वक्फे से जारी रहा था। जब इसकी हालत नॉर्मल हुई तो मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, चिरागदीन, मेरे तसव्वुर करने या तुक्के लगाने में वक्त ज़ाया होगा, और वक्त को ज़ाया करने वाला दर हकीकत खुद को ज़ाया कर रहा होता है। इसलिए तुम अपनी ही ज़बान से बता दो कि इस रात बुशरा ने तुमसे ऐसी कौन सी बात कही थी कि तुम अपनी ही निगाह में गिर गए। उसके चेहरे पर एक रंसा आकर गुजर गया। मुझे वो ज़हनी अजियत की बुलंद मंजिलों पर फाइज दिखाई दिया। उसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो कोई सनसनीखेज राज फाश करने जा रहा था। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई बदतमीजी से कहा। चिरागदीन ने मजरू और कपकपाती हुई आवाज़ में जवाब दिया, बाबा चिरागदीन, जब शादी के काबिल नहीं थे तो की क्यों थी? अब मैं किसी से दोस्तियां लगा रही हूँ तो तुम्हें क्या तकलीफ है? इसकी बाग़ियाना बल्कि मुजरिमाना सोच ने मेरे तन बदन और दिलो दिमाग को थोड़ी देर के लिए जैसे मफलूज कर दिया था। उसने अपनी अंदर की गलाजत भरी भड़ास तो निकाल दी थी, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसके पास जाकर अपना दर्द बयान करूं। बस उस रात में अपने अंदर मर सा गया। मैंने दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया और बुशरा से बातचीत को इंतहाई ज़रूरत तक महदूद कर दिया। मैं इस नाकाबिले बयान और नाकाबिले बर्दाश्त मसले को हल करने के लिए इंतहाई दिमाग सोजी कर रहा था, पर मैं नहीं जानता था कि मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाकर वो अपना कौन सा मकसद पूरा करना चाहती है। बस मेरी यही कहानी है थानेदार साहब। आप मुझे बेकसूर जानें या गुनाहगार समझें, ये आपकी मर्जी है। मैं अपने रब और अपने ज़मीर के सामने मुतमईन हूँ कि मैंने शबाना को कभी मैली नज़र से नहीं देखा। इसकी इज्जत पर हमला करना तो वहम गुमान से बाहर की बात है। वो इस तरह खामोश हो गया जैसे उसके पास कहने के लिए कुछ भी न बचा हो। मेरे पास भी पूछने के लिए मजीद कुछ नहीं बचा था। बहरहाल इन दोनों मियाँ बीवी के बयानात को तफ्तीश की सान और तजुर्बे की कसौटी पर रखकर हक़ाइक़ की तह तक पहुँचना ज़रूरी था, और ये मेरे पेशे का तकाज़ाए अव्वल भी था। जब दो अफराद के बयानात में खुला तज़ाद नज़र आ रहा हो तो उसूल के मुताबिक वो दोनों सही कह रहे होते हैं और ना ही गलत, बल्कि इनमें से कोई एक सच्चा और कोई एक झूठा होता है। बस मुझे इसी सच्चाई तक रसाई हासिल करना थी। इसके बाद ये केस खुद ब खुद हल हो जाना था। बुशरा की तरह चिरागदीन को भी मैंने यही तसल्ली दी थी कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर इसने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर मेरे होते हुए इस पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। इसके बाद में शबाना का बयान लेने मौसा गोंदवाला रवाना हो गया। कांस्टेबल रिजवान अहमद भी मेरे हमरा था। चिरागदीन और बुशरा की शादी किन हालात में हुई थी और उन्होंने एक दूसरे से क्या क्या पैमान बांधे थे, या इस शादी के बाद शुरू होने वाली अज़दवाजी ज़िंदगी में इन दोनों का क्या किरदार रहा था, ये सब साइडलाइन स्टोरी थी। मेरी तफ्तीश का असल मौजू ये था कि चिरागदीन ने बुशरा बीवी की बेटी शबाना पर मुजरमाना हमला किया था या नहीं, क्योंकि चिरागदीन को इसी जुर्म के इल्ज़ाम में हवाला पुलिस किया गया था। लेकिन मैंने ऊपर जिन मामलात का जिक्र किया था वो साइडलाइन स्टोरी से गुजरे बगैर मैं इस केस को
हल नहीं कर सकता था। चिरागदीन का घर तलाश करने में मुझे किसी दिक्कत या दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। गोंदवाला में इसकी अच्छी साख थी, ताहम इस अफसोसनाक वाक़ये ने वहाँ रहने वालों को अंगश्त बदंदा कर रखा था। हम दोनों घोड़ों पर सवार होकर वहाँ पहुँचे थे। चिरागदीन का मकान गांव के वस्त में वाक़ था और इसके घर के दरवाजे के सामने दरख्त लगे हुए थे। हमने अपने घोड़ों को उन दरख्तों से बांधा और दरवाजे पर पहुंच गए। दस्तक के जवाब में एक थानपान सी लड़की ने दरवाज़ा खोला और हमें हैरत भरी नज़र से तकने लगी। क्या ये बुशरा बीबी का घर है? मैंने एहतियातन तस्दीक तलब अंदाज में इस्तफसार किया। मैं इस इलाके का थानेदार हूँ और बुशरा की बेटी शबाना से मिलने आया हूँ। कब्ल इसके कि वो लड़की मेरे सवाल का जवाब देती, घर के अंदरूनी हिस्से से बुशरा की इस्तफसारिया आवाज़ सुनाई दी। शबाना, बाहर कोई है? इस सामरी सलोनी लड़की ने अपनी माँ को बताया। अम्मा, थानेदार साहब तुमसे मिलने आए हैं। तो ये थी बुशरा की अकलौती बेटी शबाना, जिसकी शक्ल सूरत और शबाहत अपनी माँ के बरख थी। यूँ समझ लें कि अगर बुशरा सुबह थी तो शबाना को शाम कहा जा सकता था। ये मवाजना मैंने इनके रंग रूप के तनाजुर में किया है। पहले ही मरहले में मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया कि शबाना काफ़ी तेज़ और तरार लड़की थी। मैंने अपना तारुफ कराते हुए इससे वाज़े अल्फाज में कहा था कि मैं बुशरा की बेटी शबाना से मिलने आया हूँ और उसने बुशरा को बताया था कि मैं बुशरा से मिलने आया हूँ। बाहर कैफ, इससे पहले कि मेरे और शबाना के बीच और कोई बात होती, बुशरा उसके हक़म में नमूदार हुई और मुझ पर निगाह पड़ते ही उसने अपना अय्यत भरे लहजे में कहा, हाँ थानेदार साहब, इसे अपना ही घर समझें। वो इस बुशरा से खासी मुख्तलिफ लग रही थी जो सुबह मुझसे मिलने थाने आई थी। इस वक्त वो काफ़ी खुशीली और गमज़दा दिखाई देती थी और इस वक्त इसके तेवर ही बदले हुए थे। वो कहीं से भी सुबह वाली बुशरा दिखाई नहीं देती थी, हालांकि उसका बशर वही था, ताहम अब वहाँ हुस्न और मलाल की जगह बशाशत ने ले ली थी। वो अफसरदगी की बजाय इसमें बामुसम्मा दिखाई दे रही थी। हम घर के अंदर दाखिल हो गए। वो लगभग 10 मरले ज़मीन पर तामीर शुदा एक कुशादा मकान था, जिसके सहन में अमरूद, अनार और शहतूत के पेड़ भी लगे हुए थे। कराची के रहने वाले चिरागदीन के मकान को 300 गज का घर समझ लें। बुशरा ने हमें बैठक में बिठाया और खासी बेतकल्लुफ़ी से पूछा, थानेदार साहब, आप खाना तो खाएंगे ना? नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। हम लोग खाना खाकर थाने से निकले थे। बस मैं शबाना से चंद बातें करूँगा और वापस चला जाऊँगा। चाय तो चलेगी ना? वो मेरी सुनी अनसुनी करते हुए अपनायत भरे अंदाज में बोली, मैंने गाजर का हलवा बनाया हुआ है। इस मौसम में चाय के साथ हलवा खाने का अपना ही मज़ा है। वो कुछ ज़्यादा ही होशियारी बरदार बेतकल्लुफ़ी का इजहार कर रही थी। ऐन मुमकिन है कि ये उसका फितरी अंदाज हो, लेकिन चिरागदीन का इंकिशाफ अंगेज़ बयान भी मेरे ज़हन में ताज़ा बताज़ा था। मैंने चश्मे ज़दन में फ़ैसला किया कि मुझे अपना काम निपटाकर यहाँ से फ़ौरन रवाना हो जाना चाहिए। ठीक है बुशरा बीबी, मैंने बेहद मोहतात लहजे में कहा, तुम हमारे लिए चाय बनाओ जब तक मैं शबाना का बयान ले लेता हूँ। इसके चेहरे पर मुझे तरद्दुद नजर आया। हम इसकी ये कैफियत काफ़ी थी। अगले ही लम्हे इसने खुद को संभाल लिया और मोतदिल अंदाज में बोली, चाय बनाने में कौन सा वक्त लगता है जी? आप जब तक आप कर लें शबाना से सवाल जवाब। वो उधर बराबर वाले कमरे में है। बात के अख्तिताम पर उसने बैठक से मुल्का कमरे की जानिब इशारा भी कर दिया। तुम इसे इधर बैठक ही में भेज दो, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। बातचीत के लिए ये जगह ज़्यादा मुनासिब लगती है। अगर चिरागदीन की सुनाई हुई कहानी में कोई सुकम या झोल नहीं था तो मुझे शबाना से तन्हाई में मुलाकात करने से इज्तनाब बरतना चाहिए था। इसलिए मैंने इसे बैठक में भेजने के लिए कहा था। जैसे आपकी मर्जी थानेदार साहब, बुशरा ने सादगी से कहा और बैठक से निकल गई। इसकी वापसी कमोबेश 15 मिनट के बाद हुई। इसने एक ट्रे उठा रखी थी और शबाना भी उसके साथ थी। उसने शबाना को मेरे सामने बैठने के लिए कहा और ट्रे में मौजूद अशिया को मेज़ पर सजाने लगी, जो 2 प्याली चाय और 1 प्लेट गाजर के हलवे पर मुश्तमिल थी। हलवे वाली प्लेट में मेरे और कांस्टेबल के लिए 2 चम्मच भी रखे हुए थे। बुशरा ने मुझसे मुखातिब होते हुए गहरी संजीदगी से कहा, ये इधर अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी। बड़ी मुश्किल से चुप करा के यहाँ लाई हूँ। आपने इससे जो भी पूछना है जल्दी से पूछ लें थानेदार साहब, इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। मैंने शबाना के चेहरे को बगौर देखा।
اس की आंखें मुझे भीगी हुई और कतरे मुतवर्रम नजर आईं। इस बात पर मुझे हैरत भी हुई कि थोड़ी देर पहले जब शबाना ने हमारी दस्तक पर दरवाज़ा खोला था तो वो मुझे कहीं से भी गमज़दा और अफसरदा दिखाई नहीं दी थी। चाय और गाजर के खोए वाले हलवे से कमहक्कहू इंसाफ करते हुए मैंने शबाना से सवाल जवाब के सेशन का आगाज़ कर दिया। वो मेरी बात का आधा अधूरा जवाब देने के बाद रोना शुरू कर देती थी। इन्हीं हालात में लगभग 1 घंटे की कोशिश के बाद मैं शबाना के मुंह से टुकड़ों की सूरत में बस इतना ही उगलवा सका। इस रात मैं अपने कमरे में सुकून की नींद सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कमरे की छत मुझ पर आ गिरी है। मैंने अपने मुंह पर से रजाई को हटाया तो पता चला कि वो कोई इंसान है जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं हलक की पूरी कुव्वत से चीखी और अम्मा को पुकारने लगी। अगले ही लम्हे अम्मा लालटेन उठाकर मेरे कमरे में आ गई। मैंने लालटेन की रोशनी में चिरागतीन को देखा जो मेरे ऊपर लदा हुआ था। मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अम्मा ने शोर मचाया तो आस पड़ोस वाले हमारे घर में आ गए। इन लोगों ने चिरागतीन की खूब मरम्मत की। इसके बाद का मुझे कुछ पता नहीं। अम्मा ने मुझे बताया था कि चिरागतीन को पुलिस के हवाले कर दिया है। जल्दी इसे अपने किए की सज़ा मिल जाएगी। थानेदार साहब, आपने देख लिया मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई है, बुशरा ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। वो फिर बुशरा की तरफ देखते हुए बोली, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं थानेदार साहब से बात करके आती हूँ। हाँ, मैंने देख लिया है और शबाना के बयान को लिख भी लिया है, मैंने शबाना के जाने के बाद बुशरा की बात के जवाब में कहा। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। जब ये खुद को संभाल लेगी तो मैं इससे तफसीली बातचीत करने के लिए दोबारा यहाँ आऊँगा। मेरे आखिरी अल्फाज पर तवज्जो दिए बगैर बुशरा ने इस्तफसार किया। थानेदार साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है, मुझे बताएं चिरागतीन को कब तक जेल भिजवाएंगे। मैंने बात खास तौर पर नोट की थी कि बुशरा को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी चिरागतीन की सज़ा के लिए है। पहले इसने मुझसे कहा था कि मैं चिरागतीन को फांसी पर लटका दूं और अब इसे जेल भिजवाने की बात कर रही थी। मैं बुशरा की जानिब से पहले ही अदम इत्मीनान का शिकार था। इस पर बुशरा की बातें मुझे मशकूक लग रही थीं और इसके अलावा शबाना के रोतूराम प्रोग्राम ने भी मेरे शक को महमेज कर दिया था। जब मैंने शबाना को दरवाजे पर देखा तो वह हशाश बशाश दिखाई दी थी। ऐसा महसूस होता था कि बैठक में लाने से पहले बुशरा ने उसे रोने धोने की खुसूसी हिदायत की हो। मैं कल ही इस केस की रिपोर्ट तैयार करूँगा, मैंने उसकी तसल्ली की खातिर गहरी संजीदगी से कहा, और परसों चिरागतीन को अदालत में पेश कर दिया जाएगा। आपने इस बुढ़े की कमीनगी की तफसील जान ली है थानेदार साहब, वो मायना खेज अंदाज में बोली। वो बज़ात किसी रूह रियायत का मुस्तहक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इस शैतान के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि इसकी बाकी जिंदगी जेल की दीवारों के पीछे खांसते हुए गुजरेगी। मैं इस केस के मजलूम के साथ इंसाफ करूंगा बुशरा बीबी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ये मेरा तुमसे वादा है कि किसी के साथ जरा सी भी ज्यादती या नाइंसाफी नहीं होगी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और हम उसके घर से निकलकर थाने की जानिब रवाना हो गए। इसी रात कांस्टेबल शफी मोहम्मद ने मुझे बड़ी अहम रिपोर्ट दी। शफी मोहम्मद को मैंने आज सुबह गोंदलावाला रवाना किया था ताकि वो गांव में घूम फिर कर चिरागतीन और बुशरा के बारे में मालूमात जमा करके मुझ तक पहुँचाए। इस काम को एक खुफिया मिशन की हैसियत हासिल थी, इसीलिए गुज़िश्ता रात मैंने उसे अपने क्वार्टर में ये काम सौंपा था और इस वक्त भी वो मेरे क्वार्टर ही में मौजूद था। मेरे स्टाफ की नज़र में वो अपनी बीमार खाला की अयादत के लिए गोंदलावाला गया हुआ था। हाँ भाई शफी मोहम्मद, उसके चेहरे से झलकने वाले जोश को देखकर मैंने ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया। क्या खबर लाए हो? खबर नहीं, खबरें मलिक साहब, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। आप मेरी कारकर्दगी का अहवाल सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे, तो फिर इंतज़ार किस बात का है? मैंने दिलचस्पी भरे लहजे में कहा। गोंदलावाला से जो कुछ भी लेकर आए हो इसे मुझ तक पहुंचाओ। नंबर 1, वो शुरू हो गया। बुशरा का ताल्लुक इस गांव से नहीं है, वो गुजरानवाला से यहाँ आई थी। गुजरानवाला तो काफ़ी बड़ा शहर है। इस वक्त हम इसी ज़िले की एक तहसील के थाने में बैठे हुए हैं। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही पूछ लिया, क्या तुमने बुशरा का गुजरानवाला का पता ठिकाना भी मालूम किया है? जी किया है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो औरत गुजरानवाला के एक इलाके बागबानपुरा की रहने वाली है। इसके घर का महल वकूफ़ वगैरह पता नहीं चल सका मलिक साहब। ये इतना ज़रूरी भी नहीं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। अगर इसके माजी का खोज लगाना मकसूद हुआ तो हमें किसी खोजी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तुम आगे बताओ। नंबर 2,
चिराग दीन ने बड़ी मुतवाज़िन और साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है, कांस्टेबल ने जवाब दिया। लेकिन इस वाकये ने लोगों को हैरान कर दिया है। मैंने महसूस किया है कि चिराग दीन की बीवी बुशरा के सिवा गांव का कोई भी वसनीक इसे बदचलन या बदकिरदार तस्लीम करने को तैयार नहीं। इस बात का तो मुझे भी अंदाजा हो चुका है, मैंने पुरसोच लहजे में कहा और सवालिया नजर से कांस्टेबल की तरफ देखा। नंबर 3। शफी मोहम्मद मेरी निगाह के सवाल तक रसाई हासिल करते हुए बताने लगा। मुझे पता चला है कि गांव का चौधरी चिराग दीन की ज़रई अराजी खरीदने में गहरी दिलचस्पी रखता है। वो कई बार इसे मुंह मांगी कीमत देने की बात भी कर चुका है, लेकिन चिराग दीन किसी भी हाल में अपनी ज़मीन बेचने को तैयार नहीं। मैं गहरी सोच में डूब गया। कांस्टेबल ने पूछा, मलिक साहब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम्हें अभी मज़ीद 1-2 रोज़ और अपनी सकीना खाला की मिजाज पुरसी जारी रखना चाहिए, मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। समझ गया जनाब, वो मजबूत लहजे में बोला, और इस दौरान में तुमने बुशरा के मामूलात पर गहरी नज़र रखनी है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं जानना चाहता हूँ कि वो किन लोगों से ज़्यादा मिलती है, और अगर मुमकिन हो तो ये भी मालूम करो कि वो इन लोगों से किस नौइयत की बातें करती है। मैं आपके हुक्म की तामील के लिए पूरी कोशिश करूँगा मलिक साहब, वो बड़े अज़म से बोला। इनमें इंशाअल्लाह आपको मेरी जानिब से किसी किस्म की भी मायूसी नहीं होगी। ठीक है, मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा, तो फिर काम से लग जाओ। उसने मुझे सलाम किया और मेरे क्वार्टर से निकलकर तारीकी का हिस्सा बन गया। मौजा कोतलावाला मेरे थाने से महज 2 फर्लांग के फासले पर वाक़ था। नॉर्मल रफ्तार से चलने वाला इंसान इस फासले को बआसानी 15 मिनट में तय कर सकता था। शफी मोहम्मद के जाने के बाद मैं सोने के लिए लेटा तो मेरे दिमाग में 2 अहम पॉइंट चमक रहे थे। नंबर 1, चिराग दीन ने मुझे बताया था कि चौधरी साहब ने इसे किसी तकरीब में बुशरा से मिलवाया था। नंबर 2, कांस्टेबल शफी मोहम्मद की ज़बानी मुझे पता चला था कि चौधरी चिराग दीन की ज़रई अराजी मुंह मांगे दामों खरीदने में गहरी दिलचस्पी रखता था। इन्हीं 2 अहम नुकात के साथ दिमागी धींगा मुश्ती करते हुए मैं नींद की पाती में उतर गया। मंगल 27 नवंबर की सुबह मैंने सरकारी मुसव्विर को बुलवाकर बुशरा, शबाना और चीरा के कलमी खाके तैयार कराए और हवलदार खुदाबख्श को ज़रूरी हिदायत के साथ गुजरानवाला के एक मारूफ इलाके बागवानपुरा की जानिब रवाना कर दिया। खुदाबख्श मेरी नज़र में एक भरोसेमंद और बुर्दबार शख्स था, इसलिए मैंने उसे शफी मोहम्मद की मसरूफियत से आगाह कर दिया था। अगर शफी मोहम्मद की फराहम करदा मालूमात दुरुस्त थी तो खुदाबख्श को बुशरा एंड को के माजी को खंगालने में कोई मुश्किल पेश नहीं आने वाली थी। मैंने बुशरा वगैरह के खाके बनवाने के लिए इन्हें थाने बुलवाया था। चिराग दीन ने मुझे बताया था कि चीरा बुशरा का लाया हुआ बंदा है, इसलिए मैंने एहतियातन इसका खाका भी तैयार करवा लिया था। इस मौके पर बुशरा ने हैरत आमेज उलझन के साथ मुझसे पूछा था, मलिक साहब ये सब किस लिए? आपने हमारी तस्वीरें किस लिए बनवाई हैं? अपने रिकॉर्ड के लिए, मैंने उसके इत्मीनान की खातिर एक माकूल जवाब दिया। ऊपर से हुक्म आया कि अब हर केस से वाबस्ता अफराद की तस्वीर भी फाइल में लगा करेंगी। ये सब मैंने अपने बड़े अफसरों के कहने पर किया है। फिर मैंने इस जवाब में बकार लगाने के लिए मजीद कहा, तुम लोगों के आने से पहले मैंने चिराग दीन की तस्वीर भी बनवाई है। वो मेरी वजाहत से मुतमईन नजर आने लगी। बवक्ते रुखसत उसने मुझसे इस्तफसार किया, आज आप इस केस की रिपोर्ट तैयार कर लेंगे ना? तुम खुद अपनी आंखों से देख लो, मैंने कदरे बेजारी से कहा। मैं इसी काम में जुटा हुआ हूँ। इसके बाद इसने मजीद मुझसे कोई सवाल नहीं किया और अपने मुलाजिम चीरा की मैयत में वापस चली गई। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं चौधरी हक नवाज गोंदल से मिलने ज़िला गोंदलावाला पहुँच गया। गोंदलावाला नामी इस गाँव पर पिछली 2 सदियों से गोंदल बिरादरी की हुक्मरानी थी, इसलिए वो गोंदलावाला कहलाता था। चौधरी हक नवाज गोंदल 55 साल का एक चाको चौबंद और बाजबरूर शख्स था। चंद बातों की तस्दीक की तलब मुझे चौधरी हक नवाज की अजीमशान हवेली तक ले गई थी। चौधरी ने हवेली के किंग साइज दरवाजे पर आकर मेरा पुरतबाक इस्तकबाल किया और मुझे एक सजी सजाई कुशादा बैठक में ले गया, जहाँ नफीस और दबीज बेशकीमत सोफे लगे हुए थे। फर्श पर ईरानी कालीन बिछा हुआ था और बैठक की दीवारों पर खानदान के मुतवफ़ी बुजुर्गों की फ्रेमशुदा बड़े साइज की तस्वीर आवेज़ा थीं। रस्मी अलैक सलैक के बाद चौधरी मेरे लिए खाने के बंदोबस्त का जिक्र करने ही लगा था
कि मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, चौधरी साहब, खाने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है और न ही ज़रूरत। मैं पेट भर कर खाने के बाद ही थाने से निकला था। आप किसी किस्म का तकल्लुफ़ ना करें तो मेहरबानी होगी। इसमें तकल्लुफ़ वाली भला कौन सी बात है मलिक साहब? वो गहरी संजीदगी से बोला, ये नामुमकिन है कि कोई इंसान मेरी बैठक में आए और बगैर कुछ खाए पिए यहाँ से चला जाए, और आप तो इस इलाके के थानेदार हैं। आपकी खातिरदारी तो मुझ पर किसी फ़र्ज की तरह आयद होती है जनाब। चौधरी हकनवाज की मोहब्बत भरी जिद के सामने मैं मजबूर हो गया और इसे चाय वगैरह तक महदूद रखते हुए मैंने खाने की हामी भर ली। थोड़ी ही देर में चाय वगैरह के नाम पर मेरे सामने पुरतकल्लुफ़ नाश्ता लगा दिया गया। मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक हाथों और मुंह को हरकत में ले आया। इस दौरान में हमारे बीच बातों का सिलसिला भी चल निकला। मुझे पता चला है कि आप कल भी गोंदलावाला आए थे, चौधरी ने शिकायत भरे लहजे में कहा, और मुझसे मिले बगैर ही आप वापस भी चले गए। आपकी सीआईडी तो बड़ी मुस्तैद और फ़ाल है चौधरी साहब, मैंने चौंके हुए लहजे में कहा। हर चीज़ का ख्याल और हिसाब रखना पड़ता है मलिक साहब, वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला। 1000-1500 लोगों पर हुक्मरानी करना कोई आसान काम तो नहीं है। हर पहलू की खबर रखने के लिए मुनासिब इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब, मैंने खाने का अमल जारी रखते हुए तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। और सुनाएं, वो कुरेदने वाले अंदाज में बोला। चिरागदीन का मामला कहाँ तक पहुँचा? इसी काम में लगा हुआ हूँ चौधरी साहब, मैंने जवाब दिया, और इस सिलसिले में मुझे आपकी मदद की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये मदद कोई और नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज आपके पास हाजिर हुआ हूँ। चौधरी हकनवाज मेरी नज़र में एक अच्छी साख रखने वाला बड़ा ज़मींदार था। आम चौधरियों और वडेरों के हवाले से जिस किस्म की मनफी बातें सुनने को मिलती हैं, वैसी काबिल मजम्मत खुसूसियात मैंने चौधरी हकनवाज गोंदल में नहीं देखी थी। मलिक साहब, मैं आपकी हर मदद करने को तैयार हूँ, वो सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला। लेकिन आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि कोई और शख्स आपकी मदद क्यों नहीं कर सकता। इसका एक ख़ास सबब है चौधरी साहब, मैंने कहा। उसने इज़्तिरारी लहजे में पूछा, कैसा सबब? आपका नाम इस केस के साथ नथी हो चुका है, मैंने इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में जवाब दिया। वो कैसे मलिक साहब? वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला। ज़रा इस बात की वजाहत तो करें जनाब। चिरागदीन की मनखुआ बुशरा ने मुझे बताया है कि आपने किसी तकरीब में इसे चिरागदीन से मिलवाया था, मैंने चौधरी के चेहरे पर निगाह जमा कर कहा। मैंने चौधरी के अंदर का अहवाल जानने के लिए दानिस्ता बात को उल्टा दिया था। हालांकि ये मालूमात मुझे बुशरा ने नहीं बल्कि चिरागदीन ने दी थी। अगर बुशरा ने ऐसा कुछ कहा है तो वो अव्वल दर्जे की झूठी है मलिक साहब, वो नागवारी से बोला। अगर आप कहें तो मैं अभी बुशरा को यहाँ बुलाकर आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके दिखा देता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है चौधरी साहब, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। मेरी निगाह में आपकी अहमियत है। अगर मैंने बुशरा की बात पर यकीन किया होता तो फिर मदद मांगने आपके पास क्यों आता? हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैंने चिरागदीन को बुशरा से मिलवाया था, वो गहरी संजीदगी से बोला, और इसका भी एक सबब है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। चिरागदीन बार बार खरीसाना नज़र से बुशरा को देख रहा था। मैं जानता था कि 5 साल पहले इसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। इसके आगे पीछे कोई एक भी अपना मौजूद नहीं था। मैं इसकी फितरी महरूमी को समझ रहा था, इसीलिए मैंने इसे बुशरा से मिलवा दिया था कि एक खूबसूरत औरत से चंद बातें करके वो अपने नाआसूदा जज्बात की तस्कीन का सामान कर लेगा। मगर मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा वो होशियार निकला। जब मुझे पता चला कि वो बुशरा से शादी करने वाला है तो ये बात मुझे हकीकत की दुनिया से कोसों दूर एक मजाक ही लगी थी। मगर इस छुपे रुस्तम ने तो वाक़ईतन बुशरा को अपने शीशे में उतार लिया था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद चिरागदीन के पास कोई गीदड़ सिंगी है। चौधरी की आखिरी बात ने मुझे महसूस किया, जनाब आली, चिरागदीन के पास अलादीन का चिराग है और न ही गीदड़ सिंगी। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, ये सारा कमाल तो 18 एकड़ ज़रई अराज़ी और 10 मरले के मकान का है। वो कैसे मलिक साहब? उसने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया। बुशरा ने अपने बयान में मुझे बताया कि शादी से पहले चिरागदीन ने उससे वादा किया था कि वो अपनी सारी ज़मीन और घर उसके नाम कर देगा, मगर शादी के बाद वो अपने अल्फाज से फिर गया। मैंने वजाहत करते हुए चौधरी को बताया।
दूसरी जानिब चिरागतीन कसमिया कहता है कि उसने बुशरा से ऐसी कोई बात ही नहीं की। हाँ, ये ज़रूर यकीन दिलाया था कि वो इन माँ बेटी का पूरा ख्याल रखेगा और उसकी मौत के बाद ये सारी ज़मीन और मकान वगैरह इन्हीं का हो जाएगा। 100 बातों की एक बात मलिक साहब, वो उकताहट भरे लहजे में बोला। चिरागतीन ने बुशरा से शादी करके अपनी ज़िंदगी की सबसे भयानक गलती की थी। इस सच्चाई को तो वो खुद भी तस्लीम कर चुका है चौधरी साहब, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। वो अपने इस फैसले पर अभी तक पछता रहा है, बल्कि इस पर बुशरा और शबाना ने जो तोहमत लगाई है, चिरागतीन का ख्याल है कि ये इसकी अपनी गलतियों का समर है। वक्त गुजर जाने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं होता मलिक साहब, उसने फलसफियाना अंदाज में कहा। मैं मर्द की दूसरी, तीसरी या चौथी शादी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले इंसान को अपने कवा का भी दयानतदारी से जायजा ले लेना चाहिए। रिटायरमेंट की उम्र में ऐसे खेल खेलते हुए इंसान को तैयार रहना चाहिए कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मैंने तो ये भी सुना है जनाब कि बुशरा ने चिरागतीन को नाकारगी के ताने भी मारे हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना है चौधरी साहब, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। ये बात खुद मुझे चिरागतीन ने बताई है, बल्कि इसका तो ये भी कहना है कि बुशरा ने अपने मुलाजिम जीरे के साथ मरासिम कायम किए हुए थे, वो भी अलल ऐलान। बीवी की ऐसी हरकतें और ऐसी बातें किसी भी शौहर को वक्त से पहले कब्र में उतार सकती हैं। बेजोड़ शादियों का अंजाम यही होता है मलिक साहब, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। मुझे तो पहले ही पता लगा था कि एक न दिन ये गंद जरूर मचेगा। आप चिरागतीन और बुशरा के बेजोड़ रिश्ते को खूह में डालें चौधरी साहब, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। ज़रा शबाना के मामले को जहन में रखकर मुझे अपनी राय से आगाह करें कि बुशरा ने चिरागतीन पर जो घिनौनी तोहमत लगाई है, इसमें किस हद तक हकीकत है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? उल्टा उसने मुझसे सवाल कर दिया। आप इस केस को हैंडल कर रहे हैं, आपने इन तीनों के बयानात लिए हैं। मैं आपकी जहानत और मामला फहमी का दिल से मोतरफ हूँ। आपने भी तो अब तक कोई राय कायम कर ही ली होगी। मैं तो ये समझ पाया हूँ कि चिरागतीन इस मामले में बेकसूर है, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। इस खटराग के पीछे बुशरा का कोई मकरू मकसद कार फरमा है। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। अब ये पता लगाना आपका काम है कि बुशरा आखिर चाहती क्या है। मैं बहुत जल्द इस राज तक रसाई हासिल कर लूँगा चौधरी साहब, मैंने चटानी लहजे में कहा। इसके बाद बुशरा अंदर और चिरागतीन बाहर होगा। चिरागतीन का बाहर होना मेरे लिए फ़ायदा मंद है मलिक साहब, वो अपने होठों पर मायनाखेज मुस्कुराहट सजाते हुए बोला। मैं चाहता हूँ कि आंख बंद होने से पहले वो अपनी 18 एकड़ अराजी मुझे फरोख्त कर दे। मैं इसी तरफ आने वाला था चौधरी, कि चौधरी ने खुद ही ये जिक्र छेड़ दिया। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर इस्तफसार किया। तो आप चिरागतीन की ज़मीन खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं? यकीनन मलिक साहब, मैं तो दिल से चिरागतीन का भला चाहता हूँ, वो गहरी संजीदगी से बोला। आप भी ये बात जान चुके हैं कि इसका कोई वाली वारिस बल्कि कोई नाम लेवा तक नहीं है। जब तक इसकी बीवी रज़िया जिंदा थी तो मैंने उसकी ज़मीन खरीदने की कोई बात नहीं की थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। फ़र्ज़ करें कि ये किसी रात गुजर जाता है या इसकी सांस निकल जाती है, तो फिर इस 18 एकड़ ज़मीन और मकान का क्या होगा? इसने बात अधूरी छोड़कर सवालिया नज़र से मुझे देखा तो मैंने जवाब दिया। जाहिर है चिरागतीन की ज़मीन और जायदाद बहक के सरकार जब्त कर ली जाएगी, लेकिन इस सूरत में कि दूरों नज़दीक इसका कोई अजीज़ रिश्तेदार मौजूद ना हो। बुशरा से उसकी शादी से कबल अच्छे ही हालात थे, मगर अब बुशरा की शक्ल में इसकी वारिस अपना वजूद रखती है। वो चिरागतीन की मनकूहा है, इसकी मौत के बाद सब कुछ बुशरा ही को मिलना है। अब बहक के सरकार जब्ती का इम्कान नहीं रहा चौधरी साहब। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं मलिक साहब, वो सर को इस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला। मैं भी इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हूँ, इसीलिए मैंने पिछले 1 साल से चिरागतीन की ज़मीन की खरीदारी की बात नहीं की। मेरी नज़र में बुशरा कोई अच्छी औरत नहीं है, वो कभी भी चिरागतीन के साथ मुखलिस नहीं रही। आपने चिरागतीन ही की ज़बानी बुशरा के काले करतूतों की कहानी सुन ली है। मैं यही इंतज़ार कर रहा था कि कब इनकी शादी का इख्तिताम हो, और मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त बहुत करीब आ चुका है। बाकी जहाँ तक चिरागतीन की ज़मीन की खरीदारी में मेरी दिलचस्पी का मामला है तो वो सांस हमवार करने की कर्ज से रुका, फिर अटल लहजे में अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। ये मेरा अखलाकी हक भी है, मैं इस इलाके का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। मेरी ज़रई अराजी सैकड़ों एकड़ पर मुहित है।
میرے بعد اگر کسی شخص کے پاس کچھ قابل ذکر زمین ہے تو وہ چراغ دین کے یہی 18 ایکڑ ہیں۔ اگر چراغ دین اس دنیا میں باقی نہیں رہتا تو اس صورت میں مذکورہ قطع اراضی میرے پاس آنا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملک صاحب کہ اس پورے علاقے میں ایک بھی شخص 18 ایکڑ زمین کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا سوائے میرے، اور میں باہر کے کسی خریدار کو کسی بھی حال میں یہ زمین خریدنے نہیں دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے میرے خیالات تک کامل رسائی حاصل کر لی ہوگی۔ چودھری حق نواز گوندل کی ذات کے حوالے سے میرے ذہن میں جتنے بھی شکوک و شبہات تھے وہ اس وضاحت کے بعد خارج از سوچ ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی بات کے اختتام پر میرے لیے ایک سوال چھوڑا تھا، لہٰذا میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا، آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں چودھری صاحب، آپ کے خیالات سے میں کما حقہ واقف ہو گیا ہوں۔ تو پھر حکم کریں، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ آپ مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتے ہیں؟ جب میں نے چودھری سے مدد والی بات کی تھی اس وقت میرے ذہن میں اس کی ذات کے حوالے سے کچھ اور ہی چل رہا تھا، لیکن اب میری سوچ بدل چکی تھی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے کہہ دیا، چودھری صاحب، میں نے شروع میں آپ کی CID کی تعریف کی تھی۔ آپ ذرا اپنے نظام جاسوسی کو حرکت میں لائیں اور مجھے بتائیں کہ بشریٰ کون ہے، اس کا تعلق کس علاقے سے ہے۔ اگر مجھے اس کے ماضی سے آگاہی حاصل ہو جائے تو اس سے میرا کام آسان ہو جائے گا۔ میں نے کانسٹیبل شفیع محمد کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں حوالدار خدا بخش کو گجرانوالہ کے علاقے باغبان پورہ روانہ کیا تھا۔ اگر خدا نخواستہ وہ معلومات غلط ثابت ہو جاتی تو میں خود کو کسی بند گلی میں کھڑا پاتا۔ اسی چیز سے بچاؤ کے لیے میں نے چودھری کے وسائل سے مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے صرف 2 دن کا وقت دیں ملک صاحب، اس نے معتدل انداز میں کہا، میں اس عورت کا پورا شجرہ کھول کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ میں نے چودھری کا شکریہ ادا کیا اور اس کی حویلی سے نکل آیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ چودھری سے ہونے والی اس طویل ملاقات نے میرے ذہن کی کئی کھڑکیاں کھول دی تھیں۔ چودھری حق نواز گوندل نے بشریٰ کے ماضی کو کھنگالنے کے لیے مجھ سے 2 دن کی مہلت لی تھی، لیکن میرے ہوشیار حوالدار نے ایک ہی دن میں اس مسئلے کو حل کر دیا تھا۔ بدھ 28 نومبر کی دوپہر خدا بخش گجرانوالہ سے واپس آیا تو اپنے ساتھ سنسنی خیز اور انکشاف انگیز خبریں لایا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، ملک صاحب، اس کی آواز میں جوش و خروش کا سمندر موجزن تھا۔ باغبان پورہ میں بشریٰ نام کی کوئی عورت نہیں رہتی، تاہم وہاں کے رہائشی ایک چلتا پرزا قسم کے شخص نے ان خاکوں کو پہچان لیا ہے۔ مذکورہ بندے کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے کہ بشریٰ کا اصل نام نرگس، شبانہ کا مریم اور اس کے جیرے کا نام حنیف ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ جیرا، میرا مطلب ہے کہ حنیف نرگس کا شوہر ہے۔ مریم ان کی سگی بیٹی ہے، اس لیے مریم کی رنگت اور نئے نقش نرگس کے بجائے حنیف سے میل کھاتے ہیں۔ یہ تینوں بہت ہی شاطر اور چال باز لوگ ہیں۔ انہوں نے ادھر گجرانوالہ میں کئی ایک وارداتیں کی ہیں اور اب اسی مقصد سے یہ یہاں آئے ہیں۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، یہ آخری بات میں نے اپنی طرف سے کہی ہے۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا، میرے خیال میں اس فراڈ فیملی کے لیے ہمہ خانہ زحل است کا ٹائٹل نہایت ہی موزوں اور مناسب رہے گا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ادھر گجرانوالہ کے 2 تھانوں میں ان لوگوں کے خلاف رپورٹس بھی درج ہیں۔ یہ تینوں بہت ہی سوچ سمجھ کر ایسے مالدار افراد کا انتخاب کرتے ہیں جو عمر رسیدہ ہوں اور ان کے آگے پیچھے رشتہ داروں کو جھمیلا بھی نہ ہو۔ اب کی بار انہوں نے بابا چراغ دین کو شکار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر چراغ دین کو ان مردودوں کے ہتھوں لٹنے نہیں دوں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو آپ کے ذہن میں کچھ خاص چل رہا ہے ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس خاص کو میں تمہاری مدد سے خاص الخاص بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم تیار ہو خدا بخش؟ خلما تیار ملک صاحب، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ اب حکم تو کریں۔ تمہیں کل صبح دوبارہ ان خاکوں کے ساتھ گجرانوالہ جانا ہوگا، میں نے اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ جن 2 تھانوں میں ان 3 نوسربازوں کے خلاف رپورٹیں درج ہیں، وہاں کی پولیس کو بتانا ہوگا کہ ان کے مطلوبہ مجرموں کو ہم نے پکڑ کر اپنے تھانے کے حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی ملک صاحب، بات تو میری سمجھ میں بیٹھ گئی ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن اس نیک کام کے لیے کل صبح کا انتظار کیوں؟ اگر آپ کہیں تو میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں۔
ये इसलिए कि आज हमने यहाँ पर चंद अहम काम निपटाना है, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। ओह, बेसाख्ता वो एक गहरी सांस लेकर रह गया। मैं इसे अपने मंसूबे से आगाह करने लगा। मंजर चौधरी हक नवाज गोंदल की हवेली का था और मुझ समेत वहाँ कमोबेश 1 दर्जन अफराद मौजूद थे और हम सबका मेजबान चौधरी हक नवाज था। दीगर शुरकाए महफिल में बाबा चिराग तीन, नरगिस उर्फ बुशरा, हनीफ उर्फ जीरा, मरियम उर्फ शवाना और मौजा गोंदलावाला के मौलवी साहब शामिल थे। इन मौलवी साहब का नाम वहीदुद्दीन था। मेरे साथ 2 कांस्टेबल और हवलदार खुदाबख्श भी था। मैंने मौलवी वहीदुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, मौलवी जी, क्या आप इस औरत को जानते हैं? बात के इख्तिताम पर मैंने नरगिस की जानिब इशारा भी कर दिया। जी बिल्कुल, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए करारी आवाज में बोला, इसका नाम बुशरा है। मैंने लगभग 1 साल पहले चिरागदीन से इसका निकाह पढ़वाया था। क्या चिरागदीन को यह हक हासिल है कि वो दर्जन भर अफराद के सामने इस औरत को तलाक दे दे? मैंने मौलवी की आंखों में देखते हुए सवाल किया। बिल्कुल, चिरागदीन को इस बात का पूरा हक हासिल है, उसने जवाब दिया, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये कोई अच्छा अमल नहीं है। मियाँ बीवी में अगर किसी किस्म का झगड़ा हो तो मामलात को बनाने और सुधारने की कोशिश करना चाहिए। मैं आपको इन मियाँ बीवी के झगड़े से आगाह करता हूँ मौलवी साहब, मैंने कतरे कड़वे लहजे में कहा। आप अपना दीनी और दुनियावी इल्म इस्तेमाल करके इस तनाज़े को निपटा दें। ये तो बहुत नेक काम है थानेदार साहब, वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बड़े एतमाद से बोला। आप मुझे इनके मसले के बारे में बताएं। अल्लाह के हुक्म से मैं अभी सबके सामने इस मसले को हल करके दिखा देता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि इन दोनों का मसला सबके सामने हल हो, क्योंकि इसके बाद मुझे भी चंद अहम काम निपटाना है, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। इस वक्त में हाज़रीन मजलिस की निगाहों का मरकज बना हुआ था। सबसे ज़्यादा तसब्सुब में नरगिस और हनीफ थे। इन्हें इतना अंदाज़ा तो हो चुका था कि बेखबरी में वो किसी हमरंगे ज़मीन जाल में कदम रख चुके हैं। जाल भी चौधरी हक नवाज गोंदल के ताउन से फैलाया हुआ था, जिससे फरार या निजात मुमकिन नहीं थी। चौधरी के मुसल्ला मुलाजिम बैठक के दोनों दरवाजों पर चाको चौबंद खड़े थे। 1 साल पहले आपने जिस बुशरा का चिरागदीन से निकाह पढ़वाया था, इसका असल नाम नरगिस है। मौलवी जी, मैंने मौलवी वहीदुद्दीन की तरफ देखते हुए पाटदार आवाज में कहा, और नरगिस पहले से शादीशुदा है। इसके खामिद का नाम हनीफ है, मैंने हनीफ की तरफ इशारा करते हुए बताया। नरगिस सबको यही बताती है कि इसका शौहर अनवर जट 4 साल पहले से तलाक देकर कहीं चला गया था। हनीफ का तारुफ वो अपने मुलाजिम चीरे की हैसियत से कराती है। मरियम इन दोनों की सगी औलाद है और ये लोग सीधे साधे चिरागदीन की ज़मीन और मकान को हड़प करने के लिए गोंदलावाला आए थे। इतना काफ़ी है या कुछ और भी बताऊं मौलवी जी? अस्तगफिरुल्लाह, मौलवी वहीदुद्दीन अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोला। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने अपनी बेखबरी में इनका निकाह पढ़वा कर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मौलवी जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा। कसूर आपका नहीं, इस दगाबाज औरत का है जिसने आपसे हकीकत को छुपाया था। इसका इलाज मैं और चिरागदीन मिलकर करेंगे। थानेदार झूठ बोल रहा है मौलवी जी, नरगिस फरियादी लहजे में बोली। फिर चौधरी हक नवाज की तरफ देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, चौधरी साहब आप ही कुछ करें। आप तो जानते हैं कि ये बुढ़ा चिरागदीन मुझसे शादी करने के लिए मरा जा रहा था। हाँ, मैं ये तो जानता हूँ, चौधरी ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम पहले से शादीशुदा हो। तुम लोग पहले भी उधर गुजरानवाला में इसी तरह के कई लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हो। गुजरानवाला के 2 थानों में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट्स दर्ज हैं। मैंने ये मजलिस मुनक्किद करने से पहले चौधरी को तमाम तफसील से आगाह कर दिया था। मेरा इरादा था कि ये कार्रवाई थाने के अंदर अमल में लाई जाए, लेकिन चौधरी के मशवरे पर इस खुसूसी प्रोग्राम को इसकी हवेली पर रखा गया था, और वो भी दर्जन भर अफराद की मौजूदगी में, ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। चौधरी हक नवाज का कोरा और चिट्टा जवाब सुनकर नरगिस का रंग फुक पड़ गया। हनीफ के सांवले चेहरे पर भी सरसों खिल गई थी और मरियम की हालत भी दीदनी थी। आइंदा आधे घंटे में चिरागदीन ने मौजूद गवाहों की मौजूदगी में बुशरा को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया। मैं नरगिस, हनीफ और मरियम को अपनी हिरासत में लेकर थाने ले आया। गिरफ्तारी के वक्त नरगिस ने हद दर्जा सरासीमा आवाज़ में मुझसे सवाल किया था, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? आज की रात आप लोग मेरे थाने के मेहमान हैं, मैंने तंज़ीह अंदाज में जवाब दिया। चिरागदीन की रिहाई के बाद थाने की हवालात बहुत सूनी सूनी सी हो गई है। इसके चेहरे पर मौत के साए रक्स करने लगे। फंसी फंसी आवाज़ में उसने इस्तफसार किया, इसके बाद?
तुम्हारे असली साकों को इतला दे दी गई है। मैंने शहर में बुझे हुए अल्फाज में कहा, कल किसी भी वक्त गुजरानवाले की पुलिस तुम्हारी बारात लेकर आएगी और तुम तीनों को अपने साथ ले जाएगी। आगे इन लोगों की मर्जी। मेरा काम चिराग तीन को तुम जैसी दगाबाज औरत के शर से महफूज रखना था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह के फजल से चिराग तीन को तबाह होने से बचा लिया है। वो मुझे ऐसी नज़र से घूरने लगी जैसे अगर उसका बस चलता तो वो किसी वहशी दरिंदे के मानित मुझे कच्चा चबा जाती।